आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। हम ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। यदि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने राशि को देखेंगे। हमारे गुरुजनों ने कहा है कि जिसका जन्म जिस राशि के अंतर्गत है, यानी कि जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में है वह उसके लिए मान्य होगा। अब यदि कन्या राशि जिस व्यक्ति का है, यानी कि जन्म के समय में 6 नंबर राशि में जिसके चंद्रमा है या लग्न कुंडली में है वह कन्या राशि के हुए, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि घात तिथि वार घात नक्षत्र में वच यात्रायाम विवर्जयेत। बहुत से कार्यों में जैसे विवाह उपनयन में यह सब मांगलिक कार्यों में घात चक्र को नहीं देखा जाता, विवाह शादी में नहीं देखा जाता। यह कहाँ देखा जाएगा? यह घात चक्र द्यूत यानी कि जुआ खेलना, रिस्क लेना, सट्टा, शेयर, लॉटरी इत्यादि में घात चंद्र को देखा जाना चाहिए। प्रवास, प्रवास का मतलब हुआ कि अगर हम अपना घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं अस्थायी निवास के लिए, फिर उस यात्रा में देखा जाएगा, उस जगह के लिए देखा जाएगा। राज दर्शन यानी कि अगर हमें आज के जमाने में अगर कोई विशेष काम है, हम अपने मंत्री से, अपने सांसद से, अपने विधायक से मिलने जा रहे हो, अपने मुखिया सरपंच से मिलने जा रहे हो किसी विशेष काम के लिए, तो घात चंद्र का उपयोग करना है। अब विवाह अगर बच्चे का करना हो, उपनयन करना हो उसका, तो इस सब में इन चीजों में इसका विचार नहीं किया जाएगा। तो यदि कन्या राशि जिसका है वह भाद्रपद महीना में यह काम ना करे, ये नहीं कि भाद्रपद महीना के पूर्णा तिथि को, नहीं, भाद्रपद महीना में वह काम करे ही नहीं। पूर्णा तिथि भी उनके लिए घात हो गया। किसी भी महीने का पूर्णा तिथि, किसी भी महीने का पूर्णा तिथि उनके लिए उत्तम नहीं हुआ। दिन, सप्ताह में जो एक 7वां दिन होता है, साल में जो 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 शनिवार हुए, तो यह 52 शनिवार उनके लिए नुकसानदायक हुआ। श्रवण नक्षत्र में वह यह काम न करें, श्रवण नक्षत्र उनके लिए घात नक्षत्र हो गया। प्रत्येक महीने का घात योग उनके लिए शुक्ल योग जो है वह सदैव नुकसानदायक है। कौलव करण उनके लिए नुकसानदायक है। और पहर में प्रथम पहर, पहर कितने होते हैं? 8 पहर होते हैं ना जी? 8 पहर होता है। तो 8 पहर में पहला पहर यानी कि समथिंग अबाउट सूर्योदय होने से लेकर 45 मिनट तक वह कहीं न जाए न आए, प्रतिदिन के लिए है वो। फिर उसके बाद में यह मिथुन राशि में जब चंद्रमा हो, अगर व्यक्ति पुरुष है और मिथुन राशि में जितने दिनों तक जब चंद्रमा हो तब उनके लिए नुकसानदायक है। और यदि स्त्री है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो नुकसानदायक है। ये नहीं कि भाद्रपद महीना के पूर्णा तिथि यदि शनिवार को हो, श्रवण नक्षत्र हो, शुक्ल योग जो हो, कौलव करण हो, मिथुन राशि, तब तो यह जीवन में कभी मिलेगा ही नहीं इतने सभी मिलेगा चीजों का। नहीं। जदा कदा मिल जाए तो मिल जाए। हाँ जी, ये जो हमारे गुरुजनों ने जो बतलाया है यह है। तो सामान्यतः कोई विशेष कार्यों में इसका प्रयोग होता है, दैनिक कार्यों में नहीं होता है। जब छोटा मोटा काम है जो रूटीन के अंतर्गत का काम है तो उसमें घात चंद्र का उपयोग नहीं किया जाता। यात्रा भी कोई विशेष यात्रा हो और उस विशेष यात्रा में प्रथम बार हम यात्रा कर रहे हो उस कार्य के लिए, तो घात चंद्र का उपयोग करना है। यदि आज के जमाने में जैसे कि हम रिश्तों के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चे के रिश्ते के लिए, बच्चियों के रिश्ते के लिए पहला बार जाना है, तो इस सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वहीं फिर दूसरे बार जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब आशा करते हैं कि यह घात चक्र जो है इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। और इसके बाद में समूह में यह भी लिखा गया है लता दोष। तो लता दोष के बारे में मैं यह बतला दूं कि लता दोष विवाह में देखा जाता है, अन्य जगहों पे नहीं। विवाह के मुहूर्त में लता दोष देखे जाते हैं। तो आज समय अभाव होने के कारण लता दोष के बारे में आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर कभी अगले दिन चर्चा की जाएगी। आप सबों को मैं यह भी बता दूं कि यह कक्षा 3 महीने के लिए आयोजित की गई थी और गणित ज्योतिष से संबंधित सभी विषय वस्तु समाप्त हो रहे हैं। इन्होंने तो बड़ा जल्दी में सब कुछ कर लिया। खैर कोई बात नहीं, उत्तम ही हुआ। तो अब आप लोग गणित ज्योतिष से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके हैं वह सभी सदस्य समूह में अवश्य लिखें ताकि इसकी पुनरावृत्ति की जाए। और इसके बाद में जब ही गणित ज्योतिष की कक्षा यानी कि दशहरा के बाद में, हमें दशहरा तक फुर्सत नहीं है, दशहरा के बाद में और 28 अप्रैल तक समय यही होगा और कुंडली फलादेश पर आधारित बेसिक नियम 2-4 रोज हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कुंडली में बनने वाले राजयोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विशेष क्या, और राजयोग किन नियमों से बनते हैं और किन नियमों से बने हुए राजयोग कुंडली में प्रभावी नहीं होते। उन विषय वस्तुओं पर हम लोग सुबह में कक्षा आयोजित करेंगे 28 तारीख तक। कक्षा ये नहीं कि गणित ज्योतिष की समाप्त हो गई तो कक्षा यह स्थगित हो जाएगी, सो वाली बात नहीं है। और 29 अप्रैल से वास्तुशास्त्र पर आधारित कक्षा ठीक इसी समय पर आयोजित होगी और हमारे सहयोगी होंगे। हालांकि कक्षा का संचालन तो हम ही करेंगे। हमारे सहयोगी प्रियंका जी होंगी। इन्होंने वास्तुशास्त्र से बड़ा अध्ययन किया है, बहुत क्लास कोर्सेज किए हैं। तो 1 महीने के लिए हल्का फल्का कि किस दिशा में क्या, कोई विशेष हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर करेंगे कि घर यदि बन गया है तो किस दिशा में क्या करें तो क्या लाभ हो सकता है और किस दिशा में क्या कार्य करने से हमारे जीवन में क्या समस्याएं आ सकती है, इस विषय वस्तुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। वह कक्षा जी। और यह भी कक्षा जो होगी ठीक इसी नियम के आलोक में होगी कि कोई गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। जिसको जो इच्छा होगा दे सकता है, नहीं इच्छा नहीं दे सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरे गर्मी भर या सुबह के 6:30 बजे वाली क्लास चलती रहेगी। जो जिसको श्रद्धा होगा क्लास से जुड़ेगा, जिसको श्रद्धा नहीं होगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्लास चलती रहेगी। जब रूटीन हम लोगों का बन गया है तो बन गया। क्या मिथिलेश जी, आप तो मॉनिटर है ना? जी गुरु जी, जो बन गया है बन गया है। चलिए। और मॉनिटर बाबा को तो नींद ही नहीं लगती है, सुबह 4 बजे भोर में ही जग जाता है, तो रात में नींद नहीं लगती है। मॉनिटर